नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाउड किसान शो। लाउड किसान शो हमने बहुत अंतराल के बाद शुरू किया है, क्योंकि इस बीच में हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि भारत के बाकी जो संप्रेषण के माध्यम हैं, खासकर टेलीविजन या अखबार, वो किसानों के ऊपर कोई ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। पर हमारी नज़र में ये आया, जितने भी टेलीविजन चैनल हैं या अखबार हैं, वो किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फौरन आंदोलन खत्म कीजिए। आंदोलन लंबा चलाने का कोई मतलब नहीं है कि सरकार बात को मानेगी नहीं आपकी। वो हतोत्साहित करने वाले और किसानों को तोड़ने वाले और किसानों में अफवाह फैलाने वाले समाचार फैला रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि हमें इस शो को नियमित अनियमित लगातार करते रहना चाहिए, और ये मांग सिर्फ हमारी टीम की नहीं है। ये मांग देश के किसानों के साधारण कार्यकर्ताओं की और उनके नौजवानों की है कि हम तो बिल्कुल अनाथ हैं। हम तो अपने ही जो लोग शेयर करते हैं वीडियो या बातचीत, हम उसी को सुनते हैं, पर हम देश के बाकी लोगों को भी सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप पत्रकार कहें, बुद्धिजीवी कहें, किसान नेता कहें, सांसद कहें, भूतपूर्व सांसद कहें, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को कहें। तो हमने ये तय किया कि हम इस सवाल के ऊपर जितने भी लोग हो सकते हैं, उन्हें हम किसानों के सवाल के ऊपर किसानों के सामने लेके आएंगे। किसानों के बीच तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो फैसला किसानों को खुद करना है। हमारे साथ अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो किसान नेता होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विचारक भी हैं। अखिलेंद्र जी से आज बात करने का एक विशेष अवसर ये है कि कल विश्व की महाशक्ति, जो 40 साल के लगभग पहले वियतनाम में हारी थी, और इस बार वो अफगानिस्तान में हार गई। इराक में भी वो जीती नहीं, क्योंकि इराक को उसने युद्ध के जंगल में फेंक दिया। अब अफगानिस्तान, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पर जो दिख रहा है वो कल मैंने एक ट्वीट किया अखिलेंद्र जी, वो आपने नहीं देखा होगा। मैंने ये ट्वीट किया लोगों की राय जानने के लिए, और मजे की चीज कि वो रीट्वीट तो 2-3 लोगों ने किया, पर राय किसी ने नहीं दी। मैंने ये ट्वीट किया था कि क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की हार से किसान आंदोलन को बल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि किसान ये उनके समझ में आएगा कि सर्वशक्तिमान सत्ता को भी लगातार संघर्ष से हराया जा सकता है। और अमेरिका से बड़ी सर्वशक्तिमान सत्ता तो इस समय दुनिया में कोई है नहीं। होगी अगर कोई, तो हमारे देश की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी, जो मानती है कि हम विश्व शक्ति बन चुके हैं, विश्व गुरु भी बन चुके हैं, और हम जो करेंगे उसी के ऊपर दुनिया भविष्य में चलेगी। ये मान्यता बहुत अच्छी है, बशर्ते ये सही रूप में हमारे सामने आ सके। इसका असर अखिलेंद्र जी किसान आंदोलन पर, इस अफगानिस्तान पे अमेरिका की हार का, और बिना एक गोली चलाए तालिबान का काबुल के ऊपर कब्जा कर लेना, एक पूरे देश को कब्जा कर लेना और सेना का हथियार डाल देना, वहां के सारी जिस को तैयार किया अमेरिका ने सालों तक, वो पूरी की पूरी लीडरशिप का भाग जाना। हालांकि अब हमारे पास अमेरिका से भी और इंडिया से भी जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने गनी नाम के एक पपेट को बैठाला था, जो वर्ल्ड बैंक में था, जिसको पॉलिटिक्स या देश को संभालना आता ही नहीं था। अब इसके पीछे अमेरिका का क्या उद्देश्य था, ये सब अगले कुछ दिनों में साबित होगा। तो मैं बाकी सवालों को छोड़ के, जो तात्कालिक सवाल हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर के आज सुनवाई है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अखिलेंद्र जी, मैं आपसे इस स्पेसिफिक किसानों के मनोबल को लेकर बात करना चाहता हूं कि क्या अफगानिस्तान की घटना किसानों में उत्साह भरेगी या किसानों को थोड़ा सा हिलाएगी डुलाएगी, और उनकी लीडरशिप आपस में फिर से एकजुट होगी, या जिस तरह के टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं कि उनमें भी आपस में बंटवारा है। मैं आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहता हूँ अखिलेंद्र जी। पहली बात तो मैं जो आपने ट्वीट किया, ये बहुत ही अपने किस्म में एक अलग ट्वीट है, जो सामान्य तौर पर लोगों की समझ में नहीं आएगा। और जो जो बात आप उठा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। देखिए, वियतनाम में जो युद्ध था, तो दुनिया भर की जो
प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतें थीं, किसी भी सेट्स की रही हों, उन लोगों ने वियतनाम में जो युद्ध अमेरिका लड़ रहा था, यहां तक कि अमेरिकी नागरिक भी उस युद्ध के खिलाफ थे। एक बहुत बड़ी जीत थी और मैं समझता हूं कि वह लड़ाई दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर उस लड़ाई ने खोला था। और बहुत सारे लोग आज भी, अगर आप बात करें, तारिक अली वगैरह जैसे लोग उस युद्ध के दौर में वहां गए थे, आज भी जब वो लोग चर्चा करते हैं तो आज भी वो उस पूरे दौर से ताकत हासिल करते हैं। अफगानिस्तान का मामला बहुत ही भिन्न रहा है और अफगानिस्तान को लोग, भारत में एक ऐसा आतंक पैदा किया जा रहा है कि अब अगर वहां ये पश्तून जीत जाते हैं, ये तालिबानी अगर वहां आ जाते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाए। मैं ये मानता हूं कि इससे जो सीखने की चीज है, कभी कभी धार्मिक आवरण में राष्ट्रवादी लड़ाइयां भी लड़ी जाती। जैसे आप ईरान में शाह के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसने एक ईरान के अंदर नए राष्ट्रवाद का जन्म दिया। वह राष्ट्रवाद की दिशा क्या है? वो प्रतिगामी है, कट्टरपंथी है, जो भी है, लेकिन वह है तो उस देश की अपनी चॉइस है। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम किसी भी देश में रिवॉल्यूशन को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आज तालिबान अफगानिस्तान में गनी की एक पपेट सरकार मानकर उसको बेदखल की है, तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान का ब्रॉड मैसेज ऑफ पीपुल ने दूसरी बात अमेरिका को, कम से कम रूस के बाद सोवियत यूनियन को उन्होंने शिकस्त दिया था। अब सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के बाद दूसरी बार उन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा महाबली देश है, जो वहां के गैस और तेल पर निगाह रखता है, जो उनकी एनर्जी को लूटना चाहता है, किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ रहा है, उसको भी उन्होंने जो शिकस्त दिया है, इस शिकस्त से एक बात तो जरूर आती है कि देश की जनता अगर खड़ी हो जाए तो कितना भी ताकतवर मुल्क हो या शासक हो, उसको परास्त किया जा सकता है। तो तालिबान से जो समझदार लोग हैं इतना जरूर सीखेंगे। हालांकि उसकी विचारधारा से उनके मतभेद होंगे, उससे आलोचना करेंगे। हमें कश्मीर में अतिरिक्त खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एलायंस है, उस सब बातों को लेकर के बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग किस्म की बातें होंगी। हालांकि तालिबान इस बार कह रहा है कि वो 2001 वाला तालिबान नहीं है, अब वो रिफॉर्म करेगा। यहां तक कि उसने चीन के बीगर मुसलमानों के भी मामले में दखल देने से मना कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो जरूर है, तालिबान कल क्या करेगा ये देखना बाकी है। वह कौन सी अपनी हुकूमत वहां चलाएगा यह देखना बाकी है, और गुण दोष के आधार पर जो भी हो, लेकिन एक राष्ट्र के बतौर अगर तालिबान वहां खड़ा होता है तो हमको एक देश के बतौर ही उसके साथ अपने रिश्ते को डिफाइन करना चाहिए। और जनता में भी ये साहस होना है, और इससे किसान आंदोलन को भी जो लोग गहराई से समझते हैं कि किसानों ने अपनी नियत से एक वायदा किया है। पंडित नेहरू का वायदा देश के हर व्यक्ति से, जो गांधी जी का सपना था, सबसे पिछले आदमी से भी आंसू पोंछने का था, ऐसा राष्ट्र निर्माण करना था, वह वायदा न भी हो तो किसानों के दो वायदे बहुत साफ हैं। पहला वायदा है
कि 3 कानूनों को जो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्र हित में नहीं है, इनको खारिज किए बगैर कोई समझौता नहीं। और दूसरा उनका है कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमीशन का C2 पर 50% ऐड करके दिया जाए। वह 2 ऐसे प्रश्न है जिस पर उन्होंने अपने नियत से वायदा किया है कि चाहे जो कठिनाई हो, जो भी वर्षा हो, जो भी ठंड हो, जो भी पुलिस के और मोदी सरकार के कटीले तार हो, जो भी दमन हो, उसके विरुद्ध हमको खड़ा होना है और उसके विरुद्ध हमें बोलना है। यह जो बात उन्होंने नियत से वायदा किया है, यह नियत के वादा करने वाले लोग दुनिया में घट रही घटनाओं को भी गौर से देख रहे हैं और जाहिरा तौर पर बहुत वोकल न भी हों तो अमेरिका की जो हार है उससे उनके अंदर भी एक खुशी होगी। यह अलग बात है कि तालिबान को लेकर के बहुत सारे परसेप्चुअल डिफरेंस है, वह उत्साह किस रूप में आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसका एक पक्ष तो यह है कि अमेरिका दुनिया का नियामक नहीं हो सकता, दुनिया को निर्देशित नहीं कर सकता और वह डेमोक्रेसी के लिए नहीं, वो मार्केट के लिए दुनिया पर कब्जा करता है, क्योंकि अमेरिका खुद दुनिया में तानाशाही को जन्म देता है, बढ़ाता है, चुनी हुई सरकारों को गिराता है, वहां के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कराता है। CIA इसके लिए कुख्यात रही है। तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन को इससे बल मिलेगा और उन्होंने भी जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किया है कि काला कानून को खत्म किया जाए, जो उन्होंने कहा है MSP लागू किया जाए, और वह जो उनका यह कमिटमेंट है, यह कमिटमेंट यह है कि देश में कंपनी राज आएगा, हमारी जमीन, हमारी खेती धीरे धीरे कारपोरेट के हाथ में, ग्लोबल कैपिटल के हाथ में ले जाने का है और हम लोग सब लोग बुरे दौर से गुजरेंगे। इस खतरे को समझते हुए उन्होंने इन 2 मुद्दों पर जो अपना वायदा किया है उससे उनको उत्साह भी मिलेगा और उनका जो संघर्ष है, जहां जिस बिंदु पर जाके पहुंचा है, उससे आगे बढ़ाने के लिए अपने नए ढंग से सोच करके कुछ रास्ते के बारे में भी उनके अंदर विचार विमर्श होगा। तो जैसा मैं समझता हूं, यह किसान आंदोलन अगर ये गहराई में जाता है इस तालिबान घटना के बाद अफगानिस्तान में, तो उसके केवल नेगेटिव पक्ष को नहीं, उसके साम्राज्यवाद विरोधी सकारात्मक पक्ष से भी कुछ सीखेगा और उसका साहस बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अखिलेश जी, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि आप जितने बड़े बड़े शब्द और जो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कि आपकी बात से प्रश्न उठ रहा है, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं, क्या किसान आंदोलन के नेता जो 5-7 बड़े नेता हैं, जिसमें आप जिनको भी नाम लें, चढ़ूनी जी को लें, उग्रहा जी को लें, दर्शनपाल जी को लें, राजेवाल जी को लें और राकेश टिकैत जी को लें, चढ़ूनी जी को भी ले लें, ये जितने लोग हैं, क्या इन सवालों के ऊपर आपस में कभी बैठ के बातचीत करते हैं कि मान लीजिए कल इनके हाथ में देश की सत्ता आ जाए, मान लीजिए, मानने के लिए तो एक है ही, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो, तो मान लीजिए अगर ऐसा हो तो ये लोग देश को कैसे चलाएंगे? क्योंकि देश को जब जैसे चलाएंगे, अगर बातों के ऊपर, सवालों के ऊपर, विभिन्न बिंदुओं के ऊपर अगर आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो राय कैसे सामने आएगी? फिर जब कोई सवाल आएगा तो हर आदमी अपनी अलग अलग राय देगा, अपनी समझ के हिसाब से, कोई सामूहिक किसान समुदाय की राय तो आएगी नहीं। इसके बारे में अगर कुछ आप मुझे बता सकें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। देखिए, मैं जो लोग दूर से देख रहे हैं, अभी मैं पिछले महीने 4 लोगों से मैं मिला। मैं डॉक्टर दर्शन पाल और वहां के जो दकौंदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ मेरी सीटिंग थी, जोगेंद्र सिंह उग्राहा के साथ मेरी सीटिंग थी, राकेश टिकैत से हमारी बात बराबर होती रहती।
तो जो पहली बात यह है कि जो ऊपर से दिख रहा है कि किसानों के अंदर क्या चल रहा है, तो केवल ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के सामने एक समानांतर संसद चल रही है, वह एक क्रिया। ये दिखेगा कि किसान वहां पर शाहजहांपुर से लेके गाजीपुर होते हुए वहां टिकरी बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए। बात केवल इतनी नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा कि देखिए ये बड़ा भारी कंपोजिशन है। यह जो किसान आंदोलन है, इसमें चरूनी से लेकर रेडिकल लेफ्ट तक के लोगों का एक रेनबो है, एक बड़ा कोलिशन है, जिस कोलिशन में एक चर्निंग है। और वो चर्निंग है कि आगामी जो हमारी दिशा है, उस दिशा में हमें कौन सा कदम उठाना है, यह सवाल उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि चरूनी के बारे में तो अभी जो मुझे खबर मिली है, चरूनी ने हमको फोन किया था 2 बार। चरूनी के बारे में जो हमें खबर मिली है, उन्होंने पंजाब में कोई आर्थिक पार्टी भी बना लिया है, मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि उनके अंदर एक जबरदस्त चर्निंग चल रही। एक वार्ता का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे ही वार्ता में चर्चा हो रही थी कि भाई पंजाब में क्या किया जाए। मान लो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा हराओ है, पंजाब में उस तरह से भाजपा नहीं है, और पंजाब में एक तरह का बड़ा भारी वैक्यूम है। कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो वहां शासन में आना चाहती हैं, जिनके बड़े गहरे ग्लोबल कैपिटल हैं, जो कांग्रेस वगैरह से भी ज्यादा दावे में ग्लोबल कैपिटल के साथ नेक्सस बनाना चाहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब में क्या हो? तो मैं जो विचार विमर्श देखा उसमें एक विचार विमर्श यह भी था कि यहाँ पर कुछ किसानों को इसके बारे में नागरिकों से संपर्क करके अलग से भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में विचार करना चाहिए। कहां तक वो बातें होंगी नहीं होंगी, लेकिन मैंने जो बातचीत में ये बात देखी है। और दूसरी बात यह भी हो रही थी कि जैसे असम ने एक समय में ये घोषणा की, वहां के यूथ स्टूडेंट मूवमेंट ने घोषणा की थी कि हम चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, ऐसे ही पंजाब में भी एक विचार हो रहा था कि क्यों ना हम लोग अभी मांग करें कि यहाँ का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाए टिल द रिजोल्यूशन ऑफ द पीजेंट क्राइसिस। जब तक किसानों का संकट हल नहीं होता है, तब तक पंजाब का जो चुनाव है उसको स्थगित कर दिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया। मेरे कहने का मतलब है कि वो केवल सिंपल कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर विभिन्न विचारों की चर्निंग चल रही, और वो चर्निंग एक दूसरे से डायलॉग में है। ऐसा नहीं है कि डेड एंड है। राकेश टिकैत हो या यहाँ के जोगेंद्र उगराहा हो, ये सब लोग कोई डेड एंड नहीं है, उनके अंदर भी चर्निंग है। और जब किसी एक मूवमेंट में पॉलिटिक्स के सवाल पर चिंतन शुरू हो जाए, तो वही इकोनॉमिज्म खत्म हो जाता है। यह कोई किसानों का अर्थवादी आंदोलन नहीं है, यह किसानों का वास्तव में उस नीति के खिलाफ लड़ाई है, जो नीति इस देश को बर्बाद कर रही है, जिसको हम आप या बुद्धिजीवी लोग नई आर्थिक औद्योगिक नीति जो ग्लोबल कैपिटल के डिक्टेट पर चल रही है, उसके खिलाफ लोग इसको देख रहे हैं। तो यह अपने अंतर्वस्तु में एक राजनीतिक तत्व बहुत गहराई से लिए हुए, ये 80 के दशक का आंदोलन नहीं है जो केवल कुछ मांगों तक सीमित हो। यह एक कदम आगे बढ़ के पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रश्न पर इसमें चर्निंग हो रही है कि कल अगर
कोई ऐसी चीज हो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी बदलने का हो, तो उसका स्वरूप क्या होगा? क्योंकि देखिए, एक बात अच्छी है, विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर कोऑर्डिनेशन किया है, ये अच्छी बात। यह भी अच्छी बात है कि उनके जंतर मंतर पर संयुक्त रूप से इन लोगों ने मार्च भी किया, लेकिन उन लोगों ने उनको गैलरी में ही जगह दिया, दर्शक दीर्घा में जगह दिया कि आप आइए, बैठिए, देखिए कि किसान भी इंडिपेंडेंट ढंग से कैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को एडॉप्ट करता है, कैसे पार्लियामेंट को कंडक्ट करता है। वो इग्नोरेंट नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, वह कोई रॉ मटेरियल नहीं है, उसके अंदर भी एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन वो क्यों इनसे दूरी है और ये दल वाले इनसे दूरी क्यों बनाए हुए हैं, इसमें बहुत स्पष्ट है। ये जो दल है वो उनके मुद्दों का समर्थन तो कर सकते हैं, लेकिन जिन कारणों से ये संकट पैदा हुआ है, उन आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए इन दलों का अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं आया है। जो न्यू लिबरल इकोनॉमी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमी ने जो इतनी बड़ी क्राइसिस कराई है, जो खुद सरकार को संकट में डाल दिया है कि वह अपने ही लोगों का जासूसी करा रही है। यह जो संकट है सरकार का, इसको मैं ताकत नहीं मानता। डरी हुई सरकार है, जिसको अपने लोगों तक में भी, अपने मिनिस्टर्स जिनको बना रही है, उसका भी वो जासूसी कराने के लिए तैयार। तो वो ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि चाहे रीजनल हो या नेशनल, जो कोलिशन अपोजिशन का बन रहा है, यह अपोजिशन कहां तक एक ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट लेगा जिसमें किसान उसके केंद्र में होगा, इस पर उनको विश्वास नहीं। और न ये दल विश्वास दिला पा रहे हैं, क्योंकि यह भी उस प्रश्न पर जाके चुप्पी साध जा रहे हैं। तो ये जब जिस स्टेज में ये किसान पहुंच गया है और उसने अभी भी ये तय कर रखा है कि बिना इसको किए हुए हम हटेंगे नहीं, चाहे जेल दे दो, चाहे जितना भी दमन कर लो, कानूनों का खात्मा होना चाहिए और हमको एमएसपी मिलना चाहिए, तो उनके अंदर एक जरूर गहराई से राजनीतिक विचार भी चल रहा है। और मैंने तो उन विचारों में उन लोगों की बातों को भी हमने सुना है, और मुझे ये लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है, यह किसान आंदोलन अपने लिए एक जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का संकट है, क्योंकि उस संकट को हल करने के बारे में सोच रहा है। खास तौर पर अगर एक धारा को देखिए तो बार बार कहता है कि मोदी कंपनी के प्रतिनिधि हैं और वो कंपनी राज ले आना चाहते हैं। जो कंपनी हमारी फसल को ले लेगी, जो कंपनी हमारी जमीन को ले लेगी, जो कंपनी हमारे ऊपर ढेर सारा प्रतिबंध लगा के हमको और दरिद्रता और गरीबी में ढकेल देगी, तो इसका मतलब जब वो कंपनी राज की बात कह रहे हैं तो बहुत साफ है, कंपनी राज और कुछ नहीं है, ये रिएक्शनरी फिनांस ग्लोबल कैपिटल है, जिसके ये सब वाहक हैं। ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के डिक्टेट्स हैं। इस बात को उन लोगों ने अपने तरीके से पकड़ लिया है कंपनी राज के माध्यम से। यह और कुछ नहीं है, यह जो वित्तीय पूंजी का सबसे ही रिएक्शनरी आतंक है, इस बात को वो धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सांप्रदायिक एकता कायम की, जैसे उन्होंने जातीय बंधनों को तोड़ दिया, जैसे उन्होंने एक पूरा मूवमेंट का बेल्ट क्रिएट कर दिया, इस सवाल को लेके धीरे धीरे ही सही देश के पैमाने पर कोई अल्टरनेटिव पाथ पॉलिटिकल इकोनॉमी का निकले और उसके लायक राजनीति गढ़ी जाए, यह चिंतन उनके अंदर में भी आ गया है। यह कम से कम 8 महीनों का आंदोलन ये बताता है। अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया सिचुएशन का। अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कल 15 अगस्त को
प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से छोटे किसान और बाकी किसान बड़े हैं, जो छोटे किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं और छोटे किसानों के साथ सरकार खड़ी है और सारी योजनाएं, चाहे ये कृषि कानून हो या कुछ भी हो, वो सब छोटे किसानों के हित में है। ये उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ बताया और इसी चीज को कल से लेकर के अब शुरू हो गया है कि इस देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके साथ सरकार खड़ी है और ये जो बड़े किसान हैं, ये छोटे किसानों के विरोधी हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं और छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं लेने देना चाहते। ये सारे प्रचार माध्यम इसका गुणगान करने में लगे हैं। इस चीज का मुकाबला किसान आंदोलन कैसे करेगा या कैसे कर सकता है? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मोदी जी तो बहुत सारी बातें कहते हैं, छोटे किसानों की या गांव तक पब्लिक हेल्थ सेंटर को मजबूत करने की वो कहते हैं कि हाँ हम कुछ लोगों की जान नहीं बचा पाए, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि हम गैस की सप्लाई क्यों, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं कर पाए। यह नहीं बता पाते कि गांव तक हमको अस्पताल ले जाने की क्या व्यवस्था है। उनका पूरा जो भाषण है वो विभाजन करने का है। चाहे 14 अगस्त को भारत के विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का हो या ये दिखाने का हो कि यह जो किसान आंदोलन है वो छोटे किसान आंदोलन, छोटे किसानों का आंदोलन नहीं है। यहाँ भी वो उन किसान आंदोलन को ही प्रकारांतर से अलगाव में डाल रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छोटे मझोले किसान यहाँ मोर देन 80% है, 80% है। उनकी बुनियादी मांग क्या है? उनकी जो बुनियादी मांग है, बिना प्रोडक्शन प्रोसेस में बदलाव किए हुए, बिना उत्पादन प्रणाली में बदलाव किए हुए कोई भी दुनिया की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार उनके सवाल को हल नहीं कर सकती। वह क्या है? आप कोऑपरेटिव का, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने ये बात उठाई है कि जो सहकारीकरण शुरू हुआ था आजादी के बाद, खेती कम से कम सहकारीकरण से लोगों को खाद, बीज, ऋण जो मिल रहे थे, आप कम से कम यह बताते कि पूरे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तो किलिंग हो गई, लेकिन कम से कम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के लिए हम कोऑपरेटिव मैकेनिज्म ऊपर से नीचे तक चलाएंगे और नाबार्ड से लेके जो भी बैंक्स हैं उनका बजट एलोकेशन ज्यादा बढ़ाएंगे। तो छोटा जो किसान है, अभी तो वो जितना पैदा करता है खाने के लिए पैदा करता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो अपने रोजमर्रे के खर्च के लिए व्यापारियों के हाथ में दे देता है। कम से कम आप इतनी बात तो कह सकते थे कि हम भारतवर्ष में यहाँ की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लंबी लंबी बातें कह देते हैं, विभीषिका दिवस मनाने, स्मृति दिवस मनाते हैं, लेकिन आत्मालोचना ये नहीं करते हैं कि हमने गलत थियरी किया। दो राष्ट्र का जो हमारा सिद्धांत था वो भारतीय राजनीति और संस्कृति के विरुद्ध था, हमारी अपनी परंपरा के विरुद्ध था। उसकी बात आप नहीं कहते। आप अपने मंत्रियों को दिखाते हैं कि हमने इतने मंत्री ओबीसी के बना दिए, लेकिन जनगणना जाति आधार पर जैसे एसटी एससी का होता है, ओबीसी का हो जाए उससे कोई नुकसान नहीं है, उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। या आपके दिमाग में 24 घंटे जनता को विभाजित करो और किसी एक पॉइंट पर ले आकर के ये दिखा देंगे ओबीसी वगैरह को कि देखो हमने आपको जाति जनगणना करा दी और उसमें हमने मोस्ट बैकवर्ड को अलग कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे जनता को विभाजित करना, उनको भ्रमित करना और उनको दांव में फंसाना अगर किसी देश के प्रधानमंत्री और उसकी सरकार का दृष्टिकोण हो, तो उस दृष्टिकोण से जनता को वाकिफ होना है और जनता वाकिफ हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटे मझोले किसानों का फायदा करना है, 3 चीजें उनके लिए आप कर दीजिए। उनकी जोतों के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए, उनके लिए खाद बिजली के लिए
कोऑपरेटाइजेशन करने के लिए कोऑपरेटिव जो सिस्टम था, जो सन हमारे 60 से शुरू हुआ था, उसको बढ़ा दीजिए। नाबार्ड में उनको नो इंटरेस्ट के आधार पर पैसा दे दीजिए, और जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोड्यूस के खरीद की आप गारंटी करके और उनको कृषि आधारित उद्योग में उनके श्रम को लगा दीजिए, तो मैं समझता हूं यह काम होगा। और यह किसान आंदोलन तो इसी प्रश्न को की तरफ बढ़ रहा है। किसान आंदोलन एमएसपी के बाद कोऑपरेटाइजेशन की चीजें आए, छोटे मझोले किसानों का काम हो, सस्ते दर पर हमारे ये अनाज जो खरीदे जा रहे हैं अड़हतियों के इधर उधर व्यापारियों के द्वारा, उनको वाजिब मूल्य मिले, इसी की तरफ तो बढ़ रहे हैं। अगर चिंता होती उनकी छोटे मझोले किसानों के लिए, तब तो वो सीधे सीधे कहते कि हम किसान आंदोलन को स्वीकार करते हैं, चलो हम एक कदम आगे बढ़ करके छोटे मझोले किसानों के लिए भी ये कार्व आउट कर दे रहे हैं। तब मैं समझता कि वो छोटे मझोले किसानों के लिए बातें कर रहे हैं। वह तो महज एक आंदोलन को अलगाव में डालना और अपनी जो साख उनकी गिर रही है, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जो रोजगार से लेके हर सवालों पर आंदोलन हो रहा है, जो उनका प्रयोग जम्मू कश्मीर में फेल हो गया है, जो उनके जितनी अर्थनीति है वो फेल कर गई है, तो अब वो इस तरह की बात करके, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उनका निशाना हर वक्त जनता में विभाजन करके, एक उनका अपना वह राष्ट्र है। आज वो मंदिर वगैरह इशू खत्म हो गए, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से फिर वही जहर बोने जा रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो आत्मालोचना करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं की, हमने राष्ट्रीय आंदोलन को जो सांप्रदायिक आधार पर बांटा, हमने जो दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, उसके हम आत्मालोचना करते हैं। और भारत को हम नए सिरे से, जैसे उन्होंने आधे मन से पंडित नेहरू का नाम लिया, वैसे पूरे मन से अपनी आत्मालोचना कर लिए होते, तो कम से कम देश कुछ आश्वस्त होता कि गलतियों से सीख रहे हैं। ये तो देश को विनाश के कगार पर ले जाने और एक ऐसी स्थिति, गृह युद्ध की तो ये लोग खुलेआम वकालत करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं, वो तो कहते हैं गृह युद्ध से नुकसान क्या है। एक इंटरव्यू मैंने इनका 3 साल पहले देखा था। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करने के लिए आमादा है, केवल जनता के राजनीतिक चेतना बढ़ाना, उनका काम करना, यही उनका नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप भव्य राम मंदिर बनाइए, लेकिन भारतवर्ष में एक ऐसे राज्य की भी कल्पना किया है राम रविदास ने, जिसको बेगमपुरा कहते हैं। कबीर ने भी कहा है कि हम प्रेम नगर बनाएंगे। आप वह भी तो देश बनाइए। गौतम बुद्ध को आप छोड़ दिए, आप सबको छोड़ करके केवल एक धारा को बना रहे हैं, जिस धारा को राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसी कल्पनाएं हुई हैं जो यूरोप में तब नहीं हुई, उनके पहले हुआ है। थॉमस मूर जो जिस यूटोपियन स्टेट की बात करता है, उसके पहले हमारे यहाँ रविदास ने बेगमपुरा की बात की, कबीर ने प्रेम नगर की बात की, जिसका कोई अपना ओर छोर नहीं है। हमारे देश में आज भी यह एक बहुल सांस्कृतिक परंपरा भारत में भी है, पड़ोस में भी है, जो कभी भारत के साथ थे। उस सांस्कृतिक परंपरा को कैसे जोड़ा जाए और जो समृद्धि हमारी बहुलता की रही है उसको कैसे स्थापित की जाए, तो वह नहीं करेंगे। और न किसान प्रश्नों पर कोई, केवल विभाजन करना और ये दिखाना कि मैं छोटे मझोले किसानों के लिए, अरे भाई बताओ ना, छोटे मझोले किसानों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? मैं तो कह रहा हूँ सिंपल प्रोग्राम है कि नाबार्ड से उनको नो इंटरेस्ट पर आप उनको ऋण दीजिए, कोऑपरेटाइजेशन करिए, कोऑपरेटिव के थ्रू उनके खाद पानी बिजली की व्यवस्था कीजिए, खरीद की व्यवस्था कीजिए, और जो उनका सरप्लस लेबर हो रहा है उसके लिए रोजगार परक यूनिट्स इंडस्ट्रीज की खोलिए। यही तो उसकी छोटी सी मांग है, यह भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार। तो ये आप अगर देखें, ये सब चालबाजियां हैं जिसको चल रहे हैं और देश उसको भुगत रहा है।
लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मैं मानता हूँ। कभी कभी एक चक्र होता है, बढ़ता है, और आज बहुत कुछ जो उनकी ताकत है वो अपोजिशन के पॉलिसी जो बदलाव नहीं अपोजिशन कर रहा है उसकी कमजोरी की वजह से ये आज ताकत बीजेपी के पास है। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह विषय को लोगों को समझाया। हम इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, पर ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर सचमुच काबुल की घटना, अफगानिस्तान की घटना हिंदुस्तान को कोई सीख दे सकती है, तो वो ये भी सीख दे सकती है कि तालिबान जैसी शक्तियां सर उठा रही हैं तो फिर गांधीवाद और शांतिपूर्ण रास्ता, ये दोनों कहीं पर आमने सामने तो नहीं खड़े हो जाएंगे। इसके बारे में भविष्य में बात करेंगे, क्योंकि तब तक अगले 3-4 दिनों में तालिबान का क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है और पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है, और उसमें कितना चाइना का, कितना रूस का, कितना पाकिस्तान का हाथ है, ये भी तब तक पता चल जाएगा। अभी तक तो सब कुछ छुपा हुआ है, पर आप हम जानते हैं लोगों आज को की अपनी सीमाओं पर सचेत रहने की जरूरत है और हमें डिप्लोमेटिक मेजर लेना है ताकि हम भी अफगानिस्तान में, अभी तक तो हमारी नीतियां हमको अलगाव में डाली हैं, ताकि हम भी वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में हस्तक्षेप कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, हम लोग शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी खामी पिछले 7 साल में ये रही कि हमने अपने पड़ोस के सारे देशों को अपना दुश्मन बना लिया। हमारा एक भी दोस्त हमारे सीमा के पार है नहीं। बहरहाल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आपने ये जिक्र करके बहुत अच्छा किया। और हमें आज का सभी प्रोग्राम, अपने पड़ोसियों को मित्र देश बना के ही हम अच्छे से लड़ सकते हैं, ये भी आज साफ हो गया है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। और अभी ये प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति मैं आपसे चाहता हूँ। आगे हम फिर इस विषय के ऊपर, क्योंकि इस विषय का अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ भारत के साथ सीधा रिश्ता है, और किसान आंदोलन के ऊपर इस सारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम अगले चरण की बातचीत जल्दी ही अखिलेश जी से करेंगे। मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब जो सुन रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।